गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग जो है पिछले वीडियो में एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस कर रहे थे 2024 के जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसका 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे हम लोग जो है नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से। और जैसा कि बच्चे पेपर का जो क्वेश्चंस जो हैं ये बोर्ड के आए हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जो है तैयारी के लिए जो है आप रखें। जितने भी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस बनाए हैं उसको प्रैक्टिस पर रखें, ताकि क्या होगा कि आप बेटर जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जितने भी क्वेश्चंस है आप रिवीजन के तौर पर रखेंगे तो बेटर ही रिजल्ट होगा। तो हम लोग जो है आगे क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा जो है शुरू होना था, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को जब हम लोग स्क्रीन पर लाते हैं तो देखेंगे ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। जो 10 क्वेश्चन आगे हमको मिलने वाले हैं शायद ये क्वेश्चन आपको जो है आसान पड़ने वाला है पिछले 10 क्वेश्चन से। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो है क्या है। ये हमारा जो है डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसका सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज 15। मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 15 दिया हुआ है, तो हमें बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इसमें से जो एक पॉइंट में x है उस x का वैल्यू निकालना है। यानी जो सॉल्यूशन हमारा है वो सॉल्यूशन के पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे। एक हमारे पास सपोज मान लेते हैं कोई लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना, तो 15 यूनिट्स दिए हुए हैं, 15 यूनिट्स, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं अगर ये पॉइंट ए मान ले, इस पॉइंट को अगर बी मान ले, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो 3, -5 और साथ ही साथ बी कोऑर्डिनेट जो है x, -5 है ना। तो यहां जो हमारा x वाला पार्ट है इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी है ना। तो ए बी का अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर, यानी पहले कोऑर्डिनेट का जो है सेपरेट कर लीजिए और फिर होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरे वाले कोऑर्डिनेट जो y कोऑर्डिनेट है उसको, तो किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड बना सकते हैं। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला लिख ले y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट को x1 x2 मान सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास अगर मान लेते हैं जैसे इस वाले पार्ट को अगर हम x1 y1 माने, इसको x2 y2 माने, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया x मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग लेते हैं, इससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेपरेट करते हैं तो x -3 का होल स्क्वायर, फिर आगे हमको मिलेगा -5 और यहां का जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो था हमारे पास 15 है ना। तो इस साइड में हम लोग 15 लिख लेते हैं, डिस्टेंस तो गिवन दिया हुआ था। अब यहां पर हम लोग यूज कर लें, ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर और यहां पर +5 -5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 के स्क्वायर करेंगे तो फिर 0 ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए यानी एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं, x -3 का होल स्क्वायर है। इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड में x -3 का अगर होल स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब रूट में था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर स्क्वायरिंग किया 15 के स्क्वायर तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इधर वाले में अप्लाई करके रूट स्क्वायर हट जाएगा, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15 के स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर रूट अगर कैंसिल हो गया तो इधर बचा x -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x -3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक करें तो a - b का होल स्क्वायर में ब्रेक होगा तो a² -2ab यानी -6
x और प्लस का 9 है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट हमारे पास जो है, अगर इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनने वाला है, -6x प्लस का 9 और ये माइनस अगर हमारा 225 अगर उस साइड चला गया तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। इस वाले टर्म को इधर लिख दिया और -225 अगर जो इक्वल को उस साइड जाने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल इसका क्या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आया, -6x और यहां पर जो है 225 में से 9 अगर माइनस हो गया तो 200 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना, वो भी माइनस में 216 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है इसको आपको ऐसे दो नंबर में आपको ब्रेक कर लेने हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए, या तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप इसको बनाने की कोशिश करें। तो मिडिल टर्म अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आई थिंक जो है ये आपका 18 और 12 में जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, 18 और 12 देख लेते हैं चेक करके। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए हम लोग जो है आपको इसके फैक्टर आपको जो है डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 1 मिनट, 18 और 12, 18 इंटू 12 ये आ गया 216, है ना। तो हम लोग जो है इसके दो फैक्टर को हम लोग यूज कर लेंगे 18 और 12 में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 12 माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके कॉमन कर लो, x कॉमन कर लो, तो यहां से x माइनस 18 हुआ, है ना, x माइनस क्या आएगा, 18 आएगा, x माइनस 18 और यहां से x छूटा हुआ है ना, तो हम लोग यहां से थोड़ा x को यहां लिख लेते हैं, 12x था ना, 12x, तो यहां से हम लोग 12 अगर कॉमन कर लें तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, यानी यहां से कॉमन पार्ट x माइनस 18 और एक पार्ट हमारा कौन सा आ गया, x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो जब 0 के इक्वेट दोनों टर्म को लिखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस का 12। तो माइनस वाला वैल्यू तो मेरा नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा नॉन नेगेटिव वाला नंबर होता है। तो डिस्टेंस यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर जो है ऑप्शन पहले चेक कर लेते हैं, ये दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 18 और -12। तो 18 -12 पॉजिटिव नेगेटिव का और प्लस का जो है 18 हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी मैच करेगा, है ना। तो ऑप्शन जो है वो बी हमारा हुआ, मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है इस पर का जो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व किए तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ गया और क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ गया, वहां से हम लोग डिस्टेंस का वैल्यू जो है एक्स का दो वैल्यू हमें मिल गया जो कि ऑप्शन से मैच हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर है, तो यहां हम लोग कोशिश कर रहे हैं चीजों को डिटेल से करने के लिए, ताकि जो है आप चैप्टर को जो है वो आपका रिवीजन हो जाए, है ना। एग्जाम में आपको इतने डिटेल से नहीं करने हैं, आपको उसको रफ में बना करके आपको आंसर ले आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो जरूर बड़ा हो रहा होगा लेकिन डिटेल हम लोग इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कभी भी जो है रिवीजन के तौर पर जब आप इसको देखें तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन आ गया, तो इस टाइप के भी एक वर्कशीट आपका होगा एक एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में भी, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर क्या है कि cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, 0, और हमें निकालना है cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि cos में जो है 0 हमें कब मिलता है, cos में 0 जो है sin 90 में हमें 1 मिलता है और cos 90 में हमें 0 मिलता है, यानी 0 को बदले हम लोग जो है यहां पर इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी cos 90 डिग्री, है ना, 90 हो गया।
अब दोनों साइड से अगर हम लोग कॉस को रिमूव करें तो यहां से हमारे पास दोनों का एंगल क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 आ गया, 90 डिग्री आया है ना। इस फॉर्मेट में हमें लाना है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी अल्फा प्लस बीटा तो आ गया है, डिवाइड में 2 की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो यहां से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा बाई अगर 2 करते हैं तो यहां हमारे पास आ जाएगा 90 बाई 2। तो यहां पर रिजल्ट हमारे पास क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहां पर आ गया 45 डिग्री आया। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में कॉस ले लेना, तो ये वाला एलएचएस वाला पार्ट आ जाएगा, बोथ साइड टेकिंग कॉस, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, है ना। कॉस का कितना हो गया, 45 डिग्री। ये रिजल्ट तो मेरा एलएचएस वाले पार्ट में था ही। अब आरएचएस वाले में कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 ना। हाँ, साइन 45 या कॉस 45 दोनों का वैल्यू जो है 1/√2 होता है। तो आप जो है यहां पर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए में 1/√2 है, तो ये वाला हमारा आ गया 1/√2, है ना। ये आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा एक एक्सरसाइज आपको जो है एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा जिसमें 2-4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको स्क्रीन पे ले आते हैं। पहले हमने जो है 2 वीडियो आपको जो है दे चुके हैं, ये तीसरा नंबर का वीडियो है जो कि एमसीक्यू हमें 20 क्वेश्चन को कवर करने हैं। डिले जरूर बन रहा होगा आपको बड़ा, लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग डिटेल से कर रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहां पर क्या है, सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू 2 हेमीस्फीयर्स। आपके पास एक स्फीयर है जिसको कट करके 2 हेमीस्फीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमीस्फीयर टेकन टुगेदर इज, मतलब एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा उसी स्फीयर का जो दोनों पार्ट अगर हम लोग उसको अलग अलग कर दें तो उसमें जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, तो उन दोनों के बीच का रेशियो हमें बोल रहा है कि क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जैसा कि इसका अगर हम लोग फिगर समझने की कोशिश करें तो ये 3D फिगर हमारे पास आएगा। एक हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, और इसी स्फीयर का अगर हम लोग 2 पार्ट कर लें तो 2 हेमीस्फीयर बनेगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। ऐसे 2 हेमीस्फीयर बनेंगे। तो हमें पता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है ना। और अगर इसका हेमीस्फीयर की बात करें, मतलब इस वाले पार्ट की बात करें, क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपके पास 2πr², और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें सर्कल होता है ना। नीचे वाले पोर्शन में क्या होता है, यहां पर सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया जो है वो आ जाएगा आपके पास πr², यानी एक हेमीस्फीयर का जो सरफेस एरिया बनेगा इन दोनों का सम होगा, है ना। इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 3πr²। तो इस वाले का सरफेस एरिया, एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया 3πr² आया, उस तरह करके इसका भी सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास 3πr², यानी इन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, 2 हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 6a²। तो हमें रेशियो जो मांगा गया है, द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ 2 हेमीस्फीयर। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो हमें रेशियो मांगा गया है, वो मांगा गया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, और डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमीस्फीयर, यानी 4πr² डिवाइड बाय 6πr²,
यानी 3πr² प्लस 3πr²। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास दो हेमिस्फीयर मतलब 3πr² और प्लस 3πr², यानी हमारे पास आ गया 4πr² डिवाइड बाय 6πr²। तो r² कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, यहां से कैंसिल करेंगे तो 2/3। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया 2/3, यानी 2:3। तो सी ऑप्शन है हमारा 2:3। बात समझ में आया आपको? एक स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा 4πr²। इस सरफेस एरिया को अगर बीच में ब्रेक कर दे तो दो हेमिस्फीयर जनरेट हो जाएगा, और उस हेमिस्फीयर का जो सरफेस जो है, जो ये मिडिल वाला पार्ट है, वहां एक सर्कल जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण जो है इसका हाफ और प्लस सर्कल ऐड होकर के 3πr² आएगा। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो 6πr² हो गया। तो डिवाइड कर दिए सरफेस एरिया से स्फीयर का, तो हमारा रेशियो आ गया 2:3 रेशियो। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर आप यही से समझ लीजिए, इसको स्क्रीन में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता होगा द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, क्या होता है वो मीडियन होता है। मिडिल मोस्ट वाला जो है, जैसे अगर कोई हम लोग दो मीन निकाले, फिर मीन का भी फिर मिडिल मोस्ट क्या होता है मीडियन होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा मीडियन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन, उसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। छोटे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे। अगर डाटा आपके पास इवन हो तो मिडिल मोस्ट वाला हो गया, ठीक है, सॉरी ऑड हो तो, और अगर इवन आता है तो फिर उसका क्या होता है मीन निकाल करके हम लोग जो है उसको मीन निकालते हैं, तो मीन का फिर वो फर्दर क्या निकल जाता है मीडियन निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर हमारा जो है, इस क्वेश्चन को आप समझते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व आउट फ्रॉम ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। आपके पास जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब का 2 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो वहां से हम जो है एक राइट सर्कुलर कोन हमें कट करना है, वो सबसे जो कट हम लोग करेंगे वो सबसे बड़ा कोन होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसका एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपके पास मान लेते हैं एक क्यूब है, ठीक है, जिसका एज जो है 2 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर एज मतलब लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, है ना। तो 2 सेंटीमीटर का अगर ये है 2 सेंटीमीटर का, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है 2 सेंटीमीटर का ये, तो इसका ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर होगा और हाइट भी 2 सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। अब यहां से हमें एक कोन कट करना है जो कि सबसे बड़ा कोन हो, लार्जेस्ट कोन हो, मतलब उससे बड़ा हम लोग फिर और कोन के कट नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है इसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन, जो बॉटम पोर्शन में एक सर्कल बनेगा, ध्यान में है आपको, बॉटम में जो है उस एक सर्कल बनेगा, जो कि सर्कल क्या होगा कि इस जो एज का जो है, जैसे ये एज जो है उसका डायमीटर बनने वाला होगा, है ना। ये एज जो है उसका डायमीटर, देखते हैं अगर यहां पर हमारे पास कोन है तो कोशिश करते हैं कोन को यहां पर ड्रॉ करने का। ये आप समझ लीजिए कोन कुछ इस टाइप का आएगा, ये कोन कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो बनाना ये मुश्किल है, फिर भी आपको समझा रहे हैं कि इसका टॉप जो है वो तो टच करेगा, ये इसका बॉटम एक सर्कल फॉर्म करेगा, और जो बॉटम जो है सर्कल जो फॉर्म करेगा, तो इसका जो एज है वो इसका डायमीटर का काम करेगा, है ना। इस कोन का बेस का डायमीटर का काम करेगा। तो अगर डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ कोन, है ना, डायमीटर जो है वो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा
2/2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा डायमीटर, तो फिर वो रेडियस बन जाता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर का हमारे पास रेडियस आ गया। और इसका हाइट जो होगा वो एज ही होगा, क्योंकि एज तो इसका एज सारा तरफ क्या है, बराबर है ना, क्योंकि क्यूब है तो एज तो सारा इक्वली होगा। तो हाइट भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का। अब कोन का हमें रेडियस भी पता हो गया, कोन का हाइट भी पता हो गया, तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, है ना। बस अब उसका क्या है, वॉल्यूम निकालना है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई के जगह हम लोग यहां पर पाई ही रखा गया है सारे ऑप्शन में, तो पाई को हम लोग छोड़ देते हैं। रेडियस हमारे पास 1 आ चुका है, तो 1 का स्क्वायर और h का वैल्यू 2 है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करें तो 2π/3 है ना, 2π/3। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी आपको जो लार्जेस्ट कोन की बात हो रहा है वो उसके जो एज हमारा है उस एज का जो डायमीटर होगा, माने एज जो है वो कोन का बेस का डायमीटर बनेगा, बस ये ध्यान में रखना है। और जो इसका हाइट होगा, कोन का जो हाइट होगा इस क्यूब का एज के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। तो जितने भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आई थिंक अगर बच्चे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा प्रोबेबिलिटी का, तो सारा क्वेश्चन आपका जो है जल्दी बन जाएगा। एग्जाम में ये टाइम सेवर वाला जो है क्वेश्चन होता है, इसका क्वेश्चन बनाना काफी आसान होता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला 2 डाइस आर रोल टुगेदर। अगर 2 डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास कितना होगा, 36 होता है ना। ठीक, एक डाइस के लिए 6 होता है, तो 2 डाइस के लिए हमारे पास हो जाएगा, ये 2 डाइस के लिए सिचुएशन है ना, 2 3 4 5 6, ये पहले डाइस के लिए, ये दूसरे डाइस के लिए 3 4 5 6, और इसका जो कॉम्बिनेशन जो है वो बनेगा 36 बनेगा, एंड टोटल नंबर का कॉम्बिनेशन जो बनने वाला है वो 36 बनेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस। अब ये दोनों डाइस के नंबर को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या क्या सिचुएशन इवेंट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। एक है सम जो है हमें देता है 2, सम है हमारे पास 3 और सम है हमारे पास 5। तो अगर हम इवेंट की बात करें तो सम है हमारे पास, एक केस है सम जो है वो 2 देता है ना। सम हमारे पास क्या होगा, 2, सम इज 2, है ना। जब हम डाइस को थ्रो करेंगे तो दोनों डाइस के जो नंबर है उसको अगर हम लोग इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं हम लोग, क्या क्या सिचुएशन आएगा, सम जो है 2 होने का क्या क्या कंडीशन आएगा। तो ऐसा होगा कि हम 1 पहले डाइस का 1 और दूसरे डाइस का 1 को अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो एक ही केस ऐसा आएगा जिसमें 2 आएगा, है ना, बाकी और कोई केस नहीं आने वाला है। 3 आने का सिचुएशन क्या क्या होगा, 3 आने का जो सिचुएशन होगा वो होगा पहले डाइस का 1 दूसरे डाइस का 2, या ऐसा हो सकता है कि पहले डाइस में 2 और दूसरे डाइस में 1, है ना। और 3 आने का, और तो 3 आने का कोई चांसेस नहीं है। 5 आने के क्या चांसेस हो सकते हैं कि पहले डाइस में अगर मान लेते हैं कि 1 आया तो दूसरे डाइस में 4 आया, अगर पहले डाइस में अगर हमारा 2 आया तो दूसरे डाइस में 3 आया, अगर पहले डाइस में अगर 3 आया तो दूसरे डाइस में 2 आया, पहले डाइस में अगर हमारे पास 4 आया तो दूसरे डाइस में हमारे पास 1 आया। तो टोटल जो है हमारे पास कितने केस बनेंगे, माने ये नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ इवेंट जो है जो हमारे फेवर में होने वाला है वो 7 है। तो इसी का प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया था, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमारे फेवर में 7 है और टोटल 36 है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 7/36, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो जो सिचुएशन दिए हुए हैं जिनका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है उसको आपको है ध्यान में रखना है कि हमारे फेवर में क्या होंगे। और टोटल तो 2 डाइस को अगर हम
थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये भी हमारे कोऑर्डिनेट से आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिस पर इसको आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हो या कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हो। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2,0। सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर इज एट 6,0 और उस सर्कल का जो डायमीटर का एक कॉर्नर है उसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमें दूसरा छोर जो है डायमीटर का दूसरा छोर का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल को ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो ये हमारा सर्कल है। इस सर्कल का ये डायमीटर अगर कंसिडर कर ले, है ना, तो सेंटर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2,0 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेट और दिया हुआ है 6,0 दिया हुआ है। हमें यहां का कोऑर्डिनेट निकालना। तो यहां कोऑर्डिनेट अगर हम x, y लेट कर ले तो ये हमें पता है कि जो सेंटर है ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी सेंटर हमारा क्या है, ये मिड पॉइंट हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो यहां पर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगर हम लोग यूज कर ले तो x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट का जो वैल्यू होता है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है x का होता है कि x1 प्लस x2/2, है ना, x1 प्लस x2/2, और y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो है x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 2 है ना, मिड पॉइंट का वैल्यू क्या है, 2 है। ये x और y क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, पहले कोऑर्डिनेट का सम यानी 6 प्लस x/2, है ना। तो यहां से हमें x का वैल्यू माने इस छोर का जो है, एक छोर को अगर हम लोग a मान ले, दूसरे एंड को अगर हम लोग b मान ले, तो b का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो यहां से x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 4 = 6 प्लस x, यानी यहां से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहां पर 4 - 6 और x = आ गया -2, है ना। तो यहां का x का वैल्यू आ गया -2। अब y का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहां का सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है, मतलब सेंटर का जो है, मैं मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, वो 0 है। अब फिर इन दोनों को हम लोग क्या करना है, ऐड करना होगा, यानी 0 प्लस y/2, है ना, y/2। समझ में आ रहा ना, ये मिड पॉइंट हमारा है। तो xy यहां पर है ना, लेकिन हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए xy यहां दे दिए, तो कहीं भी आप दे दो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो है मिड पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो यहां पर हमारे पास y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां 0 = 0 प्लस y, यानी यहां से y का वैल्यू आ गया 0। तो यहां का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -2 और 0। तो -2 और 0 सी ऑप्शन है, इसने बी लगाया है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने सारे ऑप्शन को करेक्ट किया था। हो सकता है कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो, इसको चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16। तो 16 नंबर का जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, वेट एक मिनट, 16 नंबर कहाँ है, सॉरी 17 नंबर है, और -2 और 0 है आंसर, जो कि हम लोग आ चुका है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसने 4 और 0 लगाया है, तो ये सॉल्यूशन में उसने इनकरेक्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज 20 तक हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी अगर आपको देखा जाए तो इसके लिए हम लोग जो है कोई सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपका जो है यहीं से ऑप्शन से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज,
कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जा रहा है, तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन देना हुआ, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो वो कंसिस्टेंट भी होगा और यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। फिर कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी दो लाइन जब आपस में ओवरलैप कर जाए तो क्या होगा, ओवरलैप का मतलब एक लाइन का सारा पॉइंट दूसरे लाइन के सारे पॉइंट को वो टच करेगा, यानी दोनों एक दूसरे का ओवरलैप कर जाए, तो उस सिचुएशन में कंसिस्टेंट भी होगा, सॉल्यूशन देगा और वो बहुत सारे सॉल्यूशन देगा, मेनी सॉल्यूशन देगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, है ना, कहीं भी आगे जाके कटे नहीं, तो उसका मतलब जहां कटेगा नहीं तो सॉल्यूशन देगा नहीं। तीसरा नंबर है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। तो जब आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो कुछ फिगर में अभी तक का जो है सॉल्यूशन हमें नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन कहीं आपस में कट नहीं रहा है, यानी जो है जो सिचुएशन अभी है यहां पर हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। लेकिन लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अगर इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है ना, क्योंकि हर जगह का डिस्टेंस सेम नहीं है। तो जैसे ही इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके जो है हमारा कट जाएगा। तो जब कट जाएगा, जिस जगह पर कटेगा वो सॉल्यूशन देगा ना। तो उसका मतलब है कि इनकंसिस्टेंट, जो अभी गिवन फिगर है उसमें तो इनकंसिस्टेंट है, लेकिन बट कैन बी मेड, इसको हम लोग बना सकते हैं कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, है ना, इस क्वेश्चन के अनुसार जो फिगर हमारे पास दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि आपका सेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ऑप्शन आपको पता ही होगा। पहले हम लोग सेशन को चेक करेंगे, फिर रीजन को चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि रीजन जो है सेशन का पार्ट है या नहीं। अगर है तो ऑप्शन ए सही होगा, अगर नहीं है तो ऑप्शन बी सही होगा, और अगर एसर्शन वाले पार्ट सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी क्या होता है, जिसमें आपका जो है एसर्शन वाला पार्ट जो है रॉन्ग होता है, यानी फॉल्स होता है, बट रीजन वाला पार्ट जो होता है ट्रू होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ले आते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही को एक साथ अगर हम लोग इसको देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एसर्शन रीजन दोनों ही दिए हुए हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 19 वाले नंबर में डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो इसका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो ये तो ट्रू ही होगा, क्योंकि अगर सर्कल आपके पास है, अगर सर्कल है तो इसके जो डायमीटर हैं उस डायमीटर पर अगर एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, यानी इस जगह पर और इस जगह पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो क्या वो पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो टेंजेंट पर तो हमारा 90 डिग्री बनता ही है, तो यहां एक टेंजेंट बनेगा और यहां एक टेंजेंट बनेगा। तो जब यहां का एंगल भी 90 होगा, क्योंकि हमें पता है ना, यहां पर जो है टेंजेंट शॉर्टेस्ट जो है पाथ होता है, सेंटर से ज्वाइन करने वाला टेंजेंट वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वहां 90 डिग्री बनता है, और इस साइड से भी 90 डिग्री बनता है। तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसका मतलब है एसएसएन वाला पार्ट सही है। दूसरा पार्ट है कि डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो ये भी सही है कि जो हमारा सर्कल का डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहां दोनों एसर्शन वाला पार्ट भी सही है, रीजन वाला पार्ट भी सही है, बट आपको ये चेक करना है क्या जो एसर्शन वाला पार्ट है, सॉरी रीजन वाला पार्ट है, क्या वो एसर्शन मतलब जो क्या माने रीजन को जो है, जो रीजन हमारा है, क्या वो एसर्शन को ट्रू कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब उसके कॉन्सेप्ट से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो ये दोनों एसर्शन वाला पार्ट भी सही है, रीजन वाला पार्ट भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन से कोई कंसल्ट नहीं है, है ना। ये रीजन अलग सही है, एसर्शन अलग सही है। तो इस केस में जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यहां पैरेलल होने का डायमीटर से कोई मतलब नहीं है
है ना। यहां जो है डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी सही बोल रहा है। और दोनों मतलब डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होगा, ये भी बात सही है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, जो कि आपको पता है ऑप्शन बी क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कशन कर लेते हैं। 20 नंबर क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक। इसमें चेक कर लेते हैं, हाँ ठीक, यहां पर है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर आपके पास एक्स एक्सिस में अगर कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है कि एक ही पॉइंट को एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, किसी एक ही पॉइंट को अगर वो कट कर रहा है, तो क्या ये ग्राफ जो है वो आपका टचेस एक्स एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक। तो अगर एक पॉइंट में कट कर रहा है तो उसका मतलब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना, ये नॉट, है ना, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मतलब एक हम लोग को पता है ये कि एक्स एक्सिस को जितना भी जगह कट करता है वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। तो जैसे हमारे पास एक ही अगर पॉइंट को कट कर रहा है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मान लो एक ही पॉइंट को अगर कट कर रहा है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि अगर मान लेते हैं x प्लस ए होल स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा, है ना, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। बट इसको जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, ये तो है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिग्री बनेगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। बट अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको अगर हम लोग इक्वल टू जीरो लेके चले, यानी x प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी x प्लस ए इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू माइनस का ए। तो यहां पर तो एक ही सॉल्यूशन दे रहा है, x में कहां पर कट कर रहा है, माइनस ए पर कट कर रहा है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो एक ही जगह पर कट करेगा, है ना। तो उसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर कट कर रहा है। और इसी तरह करके इसका x माइनस वन भी लेके चलेंगे, इसी का अगर हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर भी लेके चलेंगे जीरो, तो यहां से भी x का वैल्यू a दे देगा, यानी ये भी जो है एक ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यानी दोनों के दोनों जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब इसको हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर में एक्स वाले एक्सिस में एक ही पॉइंट पर कट करेगा। उसका मतलब यह है पहला वाला पार्ट जो है वो गलत बोल रहा है। सेकेंड वाले में क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री अच्छा, पहला वाला फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं, ये गलत बोल रहा है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। अगले पार्ट में आते हैं, अ डिग्री a polynomial of degree n is greater than 1 can have at most n लगता है कुछ कट गया क्या क्रॉप के सिचुएशन में, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहां पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, a polynomial of degree n is greater than 1 can have at most n zeros। तो कोई अगर पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है एक से ज्यादा है तो कैन हैव एट मोस्ट n zeros। तो उसका n zeros कैसे हो सकता है मतलब अभी ये जो सिचुएशन हम लोग देखें कि यहां तो डिग्री 2 था लेकिन उसका जीरोस कितना है, उसका जीरोस हमारे पास एक ही आया, है ना, उसका जीरो से एक ही आया। तो एक से ज्यादा अगर डिग्री वाला है तो जरूरी नहीं कि उसका उतना ही डिग्री का उसको मिल जाए जीरोस,
एंड एन ही आपका जीरोस आए। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो वो 2 डिग्री का हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जो है 2 जीरो आ जाए। उसका मतलब है रीजन जो है, रीजन हमारा जो है गलत है। लेकिन एसर्शन वाले पार्ट में अगर देखा जाए, रीजन हमारा क्या है, रीजन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट, या एट मोस्ट n जीरोज। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है कि n जीरोज होगा, ठीक है। यानी जो है रीजन सही है, ये आधा ही कट के आया था इसीलिए बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आपका n जीरो होगा। एटमोस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा, उससे कम जीरोस हो सकते हैं, है ना। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन जीरो हमारे पास क्या है, एक ही आया। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 जीरो भी होता अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या 1 जीरो भी हो सकता है। तो ऑप्शन जो है, रीजन जो है सही है लेकिन एसर्शन गलत है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन जो है डी पड़ेगा, है ना, कि जिसमें जो है रीजन सही हो और एसर्शन वाला पार्ट गलत हो। पूरी बात आपको समझ में आ गया। यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर आपका जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें जो है एक्स एक्सिस में बोल रहा है कि एक ही पॉइंट को कट करेगा या नहीं करेगा। तो एक पॉइंट को कट कर सकता है, लेकिन यहां पर बोल रहा है इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट को कट कर रहा है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसा नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के बावजूद भी एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर सकता है। तो इस तरह करके जो बच्चे हम लोग देख लिए 20 नंबर क्वेश्चन तक एमसीक्यू। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ा बड़ा हो गया हो, लेकिन हम लोग कोशिश किए हैं कि सारे क्वेश्चंस को डिटेल से कर लेने के लिए, और इससे जो भी आपका कॉन्सेप्ट अगर आपका बनता है तो उस कॉन्सेप्ट से आप और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फिर अगले सेक्शन में मिलेंगे। अगले वीडियो में अगला सेक्शन का काम करेंगे जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो जल्दी वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। थैंक यू, तब तक आप लोग रिवीजन रखें। थैंक यू।